दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अगर सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते। लेकिन सोचिए, अगर ये कहावत पुलिस प्रशासन खुद पर अमल में लाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। अपराधी को ये मनोबल मिल जाएगा कि पुलिस प्रशासन तो भैया कोई काम करने वाला है नहीं, तो इसलिए अब जो अपराध करना है वो और ज्यादा करो। छोटा पहले अपराध करेगा, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, तो उसके बाद वो और थोड़ा बड़ा करेगा, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो और बड़ा करेगा, और ये बड़ा बड़ा करते करते एक सीधा सा एक क्राइम का, पूरा अपराध का एक जखीरा वो बना लेगा। और यही कुछ हुआ है प्रज्ञा ठाकुर के मामले में। जी हाँ, इतना ज्यादा विरोध हुआ, और ये विरोध एक वर्ग के लोगों ने नहीं किया है, सभी लोगों ने मिलकर किया कि आखिर साध्वी आप अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, और उसके बाद आप एक विशेष समुदाय को टारगेट करके सीधा सीधा उन पर हथियार, अपने समुदाय को हथियार रखने के लिए उकसा रहे हैं और सामने वाले को डराने की, दहशत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज्यादा विरोध हुआ सोशल मीडिया से लेकर के सब जगह पर, और यह कहा गया कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने जो क्राइम किया है उसके हिसाब से मामूली सी एफआईआर है, इसका इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा विरोध के बाद सरकार अब एफआईआर दर्ज कराने पर मजबूर हो गई है। पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो क्या कहीं ये डर था कि अगर ये पूरा मामला नुपुर शर्मा की तरह खींचेगा आगे, थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा? क्या इस चीज का डर सरकार को था, जो बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में, और वहीं का ये पूरा मामला है? एफआईआर अब किन किन धाराओं में दर्ज हुई है वो एक एक चीज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सत्य हिंदी की वो लाइनें दिखा देते हैं और बता देते हैं कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने चाकू रखने वाले उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रज्ञा के खिलाफ शिवमोगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस सुंदरेश की शिकायत पर कोटे पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। आपको अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं आपको कि कांग्रेस ने सीधा सीधा ये कह दिया था कि अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला उठाएंगे। और इतना विरोध होने के बाद भी, इतनी भड़काऊ बयानबाजी करने के बाद भी उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आगे इसमें लिखा गया है कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई आरोपों से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब एफआईआर तो नुपुर शर्मा पर भी दर्ज हुई है, लेकिन आज तक नुपुर शर्मा कैसे गायब हुई हैं, जैसे पता ही नहीं है किसी को कहाँ है नुपुर शर्मा। और उसके अलावा यति नरसिम्हानंद खुलेआम घूमते रहते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद कौन सी कार्रवाई होती है कुछ पता नहीं चलता है। और यही अब प्रज्ञा ठाकुर के मामले में भी नजर आ रहा है होता हुआ, क्योंकि विरोध के बाद अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके बाद कार्रवाई क्या होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। आगे ये लिखा गया है कि आखिर प्रज्ञा ने कहा क्या था। अब एक बार ये भी सुन लीजिए और ये भी आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है कि उनके वहां पर लव जिहाद की परंपरा है, यानी एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए इन्होंने कहा था। और कहती हैं आगे कि वो प्यार करते हैं तो इसमें भी जिहाद करते हैं। हम भी प्यार करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं, और एक सन्यासी अपने ईश्वर से प्यार करता है। अब इन्होंने ये कह दिया कि एक सन्यासी ही अपने ईश्वर से प्यार करता है, बाकी कोई लोग अपने ईश्वर से प्यार नहीं करते हैं, बाकी सब लोग जिहाद करते हैं। आगे वो कहती हैं कि अपने घरों में हथियार रखें, अगर और कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें। कोई नहीं जानता कि कैसी स्थिति आएगी। हर किसी को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई हमारे घरों में घुसता है और हम पर हमला करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है, ये इन्होंने कहा है। और हमेशा ये जो कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने अपने संतों के नाम पर इन्होंने अपना बना रखा है, और काम ये संतों वाले कुछ भी नहीं करते हैं, क्राइम वाले ही काम करते हैं। इन लोगों की भाषा पर अगर आप गौर करेंगे तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं आता है। जो साध्वी लगाती हैं धर्म के नाम पर, इनको कुछ नहीं आता। धर्म की अगर बात की जाएगी तो नील बटा सन्नाटा, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाएगा, और कार्यक्रम किए जाएंगे
जाएंगे धर्म के नाम पर। आज हम ये धार्मिक संसद करेंगे, आज हम वो धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, और वहां की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो कौन सा पाठ ये धर्म का पढ़ाती हैं वो आप लोगों के सामने है। और ऐसे ना जाने कितने नफरती जो भाषण हैं, जो बयानबाजियां हैं, वो लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं। वो तो शुक्र मानिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो आज छोटी से छोटी चीज भी छुप नहीं पाती है, सब कुछ निकल कर सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज करने में तो जैसे कलम जो है वो टूट जाती, या फिर उसको कोई छीन लेता अगर कलम उन्होंने लिख दिया होता, एफआईआर कर ली होती। हेट स्पीच या फिर नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, उसमें अगर उल्लंघन किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी शख्स हो। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों में और इस साल में जाते जाते ये पूरा साल खत्म होने वाला है, तो साल में एक लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस साल में सबसे ज्यादा नफरती भाषण दिए गए हैं, और वो भी संतों के हवाले से दिया गया है, संतों की तरफ से दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की जरा वो गाइडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें हेट स्पीच को लेकर के स्वतः संज्ञान लिया गया था। हेट स्पीच मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। ये इसमें और क्या क्या इंक्लूड किया गया था वो भी आपको बताते हैं। कहा गया था, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है, धर्म की परवाह किए बिना तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जो एक धर्म को खतरे में बताते रहते हैं और कहते रहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए हथियार रखो, ये करो वो करो, उन सबको, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसके धर्म की परवाह किए बिना उस पर सख्त कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हेट स्पीच में दिए जा रहे विचलित करने वाले बयान शामिल हैं, ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को स्पेशली कहा गया था, और कहा था कि वो अपने यहां पर नफरत भरे भाषणों के दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने का इंतजार किए बिना, जी हां, फिर से सुनिए, एक बार और पढ़ के बता देती हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को निर्देश दिया कि वो नफरत भरे भाषणों के दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने का इंतजार किए बिना सख्त से सख्त कार्रवाई करें। शीर्ष अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना के दायरे में आएगी। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। और सुप्रीम कोर्ट जब यह कह रहा है कि आप शिकायत होने का इंतजार मत करिए, आपके सामने अगर वीडियो आया है, आपके संज्ञान में वो वीडियो आया है, तो आप उस पर खुद कार्रवाई करिए बिना एफआईआर यानी बिना शिकायत का इंतजार किए हुए, ताकि वो जो वीडियो है, जो लोगों को भड़का रहा है, जो नफरती वीडियो है, वो बाकी लोगों तक ना पहुंचे, जिससे लोगों का ब्रेन वॉश हो सके, जिससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ सके। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टेटमेंट था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस हरिकेश रॉय की बेंच ने कहा था कि 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। भारत का संवैधानिक वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है, लेकिन आज हम अपने धर्म की रक्षा के नाम पर, कि हमारा धर्म खतरे में है, हमें उसकी रक्षा करनी है, इसके नाम पर आज हम कहां पर आ गए हैं। 21वीं सदी में यह देखना पड़ रहा है कि लोगों को एक दूसरे के धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। लेकिन शुक्र मनाइए, कर्नाटक पुलिस जो है वो जाग गई है और उन्होंने एफआईआर जरूर दर्ज कर ली है। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, इन पर आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन क्या करता है, और कर्नाटक की सरकार उन पर क्या एक्शन लेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है, उनका जो फैसला है, उसकी अवमानना करने से पीछे नहीं रहेंगे। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के सख्त लहजे, ये भी जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप लगातार बने रहिए।